Good morning and Jai Hind, all the students of class 12. In our last video, we have studied about chemical kinetics and a lot of things were taught to you. Once again, I am showing something how to write the rate of a reaction. Supposingly, I am writing this reaction KClO3 reversibly, it gives KCl plus 3O2, just trying to balance it. And here, if you want to show the rate of the reaction, the rate of the reaction can be shown by this way. Rate is equal to K constant, and here 1 by 2 minus 1 by 2 K concentration of KClO3. So understand one thing, that this thing makes fraction. It makes fraction. When we want to write the rate of the reaction, so whenever you are touching the reactant, then sign that we have to take must be negative. When we are talking about the product, then sign which we want to take must be positive. So I am just representing the rate in way of product, then here plus K into 1 by 3 and concentration of O2. That is another way of representing the reaction. This thing should be kept in mind. Then whenever you want to represent the reaction, the stoichiometric factor is taken in a fraction. Suppose see one more example here, twice HI. Okay, when it is heated, it reversibly makes S2 plus I2. Suppose we want to write the rate of this reaction, then rate of the reaction will be given by K into 1 by 2 minus sign here HI, concentration of HI. If you want to take from the product side, then rate will be equal to positive K, and here nothing is there, so concentration of I2. That's the way of representing the rate. ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, रेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बताया गया। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन? रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए यहां जो भी रिएक्शन आपको दिया गया है उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद उसके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर्स, या कहें कि आप उसको नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दीजिए, वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा। जैसे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं S2 प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन इट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, number of moles of reactant occurring, reactants occurring in balanced chemical equation, occurring in balanced chemical equation, balanced chemical equation, that is what your molecularity is. अब ये आपका molecularity है। अब जैसे हम लोग यहाँ लेते हैं S2 plus Cl2, रिवर्सिबली ये रिएक्शन होता है और ट्वाइस HCl बन जाता है। अब आप इस रिएक्शन को देखेंगे, ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होने के बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इसके जोड़ते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कितने हैं? यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ एक है। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी जो नंबर ऑफ मोल्स होती है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 1 है और क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल 1 है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का 2। और इसे हम लोग कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। इस
इस प्रकार से मॉलिक्यूलरिटी आप किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स जो उसमें आते हैं उनको जोड़ देना है। अब आगे हम लोग एक रिएक्शन और लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी को समझने के लिए, जैसे हैबर्ट प्रोसेस को देखते हैं। तो हैबर्ट प्रोसेस जो है, दिस इज अप्लाइड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के निर्माण में हैबर्ट प्रोसेस लगाया जाता है। यहाँ H2 plus N2, let it be written in proper way, N2 plus 3S2 reversibly gives us what? Twice NH3। अब आप देखेंगे ये आपका रिएक्शन फुली बैलेंस्ड है, तो हम लोग लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी इसका निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकलेगी? मॉलिक्यूलरिटी इसका यहाँ कितना मोल है? कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 और ये 3 है, 1 plus 3 इक्वल टू 4। तो 4 इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई, और इसे हम लोग कहते हैं टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है आपका। तो इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। और भी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, जैसे बड़ा सिंपल निकालते हैं, H2 plus O2 इक्वल टू H2O। ये रिवर्सिबल हम इसको कराते हैं, और यहाँ ट्वाइस लगाते हैं, ये ट्वाइस लगाते हैं, रिएक्शन आपका बैलेंस्ड हो गया। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी निकालने में क्या करना होगा? इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ना होगा। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन आपका बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन पर हम लिखते हैं 2 plus 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। अब ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी आ गई? 3 आ गया। रिएक्शन क्या है? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है आपका, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस प्रकार से हम लोग और भी रिएक्शन लिख सकते हैं और उसकी मॉलिक्यूलरिटी का पता लगा सकते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन देखते हैं, यह हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। इस रिएक्शन को देखते हैं और यहां से हम लोग इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। तो KClO3 जो है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं रिवर्सिबली, तो ये हीट का साइन है आपका, और 2 यहां लगाते हैं, तो ये ट्वाइस KCl बनेगा और प्लस 3O2 यहां बनता है। तो अब इसका नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया। रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड होने की वजह से इसकी जो भी संख्या है वो मॉलिक्यूलरिटी बनाएगी, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपका 2 हो जाएगा, और इसे हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी में बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, कोई भी रिएक्शन आप लिखिए, रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को जोड़ दीजिए, और जो संख्या आ जाती है वही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही ये एग्जांपल है। जैसे PCl5 को आप गर्म करते हो, तो PCl5 को गर्म करोगे रिवर्सिबली, तो ये क्या बनाएगा? PCl3 plus Cl2 बनेगा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है, तो हम लोग यहाँ एक टर्म दे देते हैं बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, और ऑलवेज ध्यान देना है कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर ये आप नहीं करते हो तो गलत हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी का कैलकुलेशन आप। अब यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 1 है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी। कितनी हो गई रिएक्शन की? तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ रिएक्शन की हो गई 1, और इस हिसाब से ये रिएक्शन हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस टर्म को हमें ठीक से सीखना है। ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है आपका। अब हम लोग आगे चल करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये समझा जाए।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये मॉलिक्यूलरिटी से हटा हुआ कॉन्सेप्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें इसे ठीक से समझना है। जब कभी भी किसी मॉलिक्यूलर रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है तो उसके जिस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डैमेज होता है, कम होता है, एप्रिसिएबली कम होता है, डिक्रीज करता है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसका नंबर ऑफ मोल क्या है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो एक बार फिर से सुनिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के बढ़ने के साथ साथ तेजी से घटता है या मेजरेबली घटता है, उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, in a balanced chemical equation, order of reaction, reaction is the number of mole, is the number of moles of the molecule, moles of the reacting molecule, of the reacting molecule whose concentration falls, falls measurably and appreciably, measurably and appreciably, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक बात यहां हमें याद रख लेना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपको याद करना होगा, ये एक चीज है केमिस्ट्री का, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल जो आप सेट कर रहे हो वो गलत हो सकता है, उसकी पूरी संभावना है गलत होने की। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के संदर्भ में एक बात जो हमें ठीक से समझ लेनी है वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड experimentally, order of reaction is determined experimentally. So we have to memorize the reaction, we have to memorize the reaction along with its order, तो ये ध्यान में रखिए, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलता है और अंदाजे इसको नहीं लिखा जा सकता। कोई ऐसा केमिस्ट नहीं है जो किसी रिएक्शन को देख के कह दे कि इसका ऑर्डर ये है, वो नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस पर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट ना हो। इसलिए जब कभी भी आप इसके रिएक्शन को लिखिए तो आपको ये मालूम होना ही चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, और ये रट के जाना पड़ता है। अब हम लोग whatever things are we have to study in our syllabus that we are going to study. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हो, तो यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन है जो किसी भी मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां देखते हैं द रिएक्शन which does not depend on the concentration of
reacting molecules, saturation of reacting molecules, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका बड़ा ही सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो, S2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस HCl। ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट है इनके कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहां हम लोग कुछ बात को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन यहां 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल एक यहां एक यहां है, दोनों को जोड़ देंगे 2 मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। लेकिन यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 है। और इसे देख के आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक चीज नहीं है, दोनों में काफी अंतर है। तो अब हम लोग इस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ा बहुत अंतर है बन सकता है इसमें, उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट यहां मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। इन दोनों को देखिए। नंबर 1, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप बिना रिएक्टिंग स्पेसिस के ही प्रोडक्ट बना दें। जब आप कुछ डालेंगे रिएक्शन होगा तभी प्रोडक्ट बने, बिना रिएक्शन के कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। वैक्यूम में किसी पदार्थ का सृजन नहीं हो सकता, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। यहां हम लोग सेकेंड बात इसमें देखते हैं, तो सेकेंड अंतर के लिए आप डेफिनेशन लिख देंगे। यहां पास डेफिनेशन जो है मॉलिक्यूलरिटी का क्या है और ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, ये सेकेंड पॉइंट का अंतर पैदा करेगा इसमें। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल, कांट बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल, मे बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, इसके होने की संभावना है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों के बीच का ये अंतर है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके एक विशेष टर्म को पढ़ने की कोशिश करें। तो विशेष टर्म इसमें आता है, और विशेष टर्म है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जानने के पहले आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, एक फ्रूट होता है जिसे हम लोग स्यूडो फ्रूट कहते हैं। ये स्यूडो फ्रूट के नाम से एक फ्रूट मिलता है, और फ्रूट क्या आपका एप्पल, एप्पल स्यूडो फ्रूट है। तो स्यूडो फ्रूट का मतलब क्या हो गया, इसे हम लोग अगर हिंदी में समझे तो झूठा, झूठा फल है ये फल जैसा कोई फल नहीं है, झूठा। कारण क्या है कि जो हम खाते हैं वो थैलमस है जिसको हम लोग खाते हैं। तो यहाँ फूड कहाँ मिलता है, फूड आपको थैलमस में मिलेगा, थैलमस में मिलता है। और जो फ्रूट होता है वो फ्रूट नॉन ईटेबल, वो खाने लायक भी नहीं, उसको फेंक देना पड़ता, तो ये झूठा फल है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि ये देखने में कभी भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर दिखेगा आपको, लेकिन ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सुक्रोज, सुक्रोज प्लस वाटर, इस रिएक्शन को देखते हैं, इक्वल टू क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है।
और फ्रुक्टोज बनता है। फ्रुक्टोज बनता है, ये आप जानते हो। अब सुक्रोज हम देखें C12H22O11 प्लस H2O, ये क्या बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहां आप इसके फॉर्मूले पर गौर कीजिए। वाटर इसमें अपने आप को ऐड कर रहा है, तो जब वाटर नहीं ऐड करेगा तो 22, और यहां आप देखिए हाइड्रोजन इस जगह पर कितना आ रहा है 22 आ रहा है, यहां जोड़िए कितना है 12, यहां जोड़िए कितना है 12, 24 हो रहा है। तो ये 24 कैसे हो? ये 24 तभी होगा जब वाटर को अपने अंदर लेगा। तो वाटर को अपने अंदर जब ये ले रहा है तो जाहिर है इसके कॉन्सेंट्रेशन के गिरने के साथ साथ इसका भी कॉन्सेंट्रेशन गिरना चाहिए। इसलिए ये रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसा कि ऊपर लिखा गया ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों हुआ? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि H2O is infinite in amount। जब भी हम लोग H2O डालते हैं तो इसका इनफाइनाइट अमाउंट लिया जाता है। आप चीनी को जब पानी में घोलेंगे तो पानी ज्यादा लेंगे, और पानी जब ज्यादा ले लेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन का फॉल मेजर नहीं हो सकता, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तर्ज पर दूसरे रिएक्शन को देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या हाइड्रोलिसिस वर्ड क्या है ये समझना है। हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ वाटर, इज द ब्रेकिंग ऑफ वाटर H2O in H plus and OH minus ion। जब किसी रिएक्शन में वाटर टूट जाता है H plus and OH minus ion में, तो उस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब यहां हम लोग देखते हैं CH3COO C2H5, ये हाइड्रोलिसिस। नाम इसका इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ये इसका नाम है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? CH3COOH बनेगा और C2H5OH बनेगा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पार्ट है टूट के H यहां लग रहा और OH इस जगह पर लग रहा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, और जितना मॉलिक्यूल ये हाइड्रोलाइज होगा उतना ही मॉलिक्यूल वाटर का भी टूटेगा। लेकिन फिर भी ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों? ऑरिजिन बड़ा ही सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं, और जब इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका डैमेज, इसका डिक्रीमेंट मेजर नहीं हो पाता है, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अब आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा है, और अब हम लोग डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट क्या है? तो इसको समझने के पहले कैलकुलस से जुड़ा हुआ एक शब्द है, इसके फिजिकल सेंस को मैं आपको समझाता हूं। तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हम dx लिखते हैं तो ये डिफरेंशियल क्वांटिटी है x का। अब डिफरेंशियल क्वांटिटी ऑफ x का मतलब क्या होगा? जैसा आप जानते हो कि 2 घंटे में सेल डिवीजन हो जाता है प्लांट में, तो 2 घंटे में प्लांट का सेल डिवीजन हो गया। अब एक लेयर तो सेल का बन गया उसके ऊपर। अब आप अगर उसको मेजर करोगे, पहले से मेजर करके रखे हो, 2 घंटे बाद जाके फिर मेजर करो, क्या नई हाइट आपको मिलेगी? कोई नई हाइट आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं हाइट मिली? सेल तो डिवाइड कर गया। तो सेल के डिवाइड करने के बाद एक लेयर तो सेल का बन गया। वो मेजर नया क्यों नहीं दे रहा है? मेजरमेंट न्यू क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा है
कि वो जो इंक्रीमेंट है इतना छोटा है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको मेजर कर पाए। तो डिफरेंशियल क्वांटिटी क्या है? अनंत रूप से एक छोटी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। तो डिफरेंशियल क्वांटिटी का मतलब हम लोग समझते हैं, डिफरेंशियल क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि infinitesimally small quantity upon which limit holds is called differential quantity। पहले इसको समझे। तो the infinitesimally small quantity, infinitesimally is small quantity upon which limit holds is called differential quantity, ये डिफरेंशियल क्वांटिटी। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन यह है कि मेजरेबल सबसे कम क्वांटिटी सबसे कम समय में क्या बनी उसका रेशियो, यानी सबसे कम समय में जो प्रोडक्शन मिला आपको उसका रेशियो क्या होता है? डिफरेंशियल रेट होता है। तो डिफरेंशियल रेट को हम यहां दिखाना चाहें dr, ये डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसे हम लोग लिखेंगे k इंटू dx अपॉन dt। ये माइनस लगाते हैं, अगर रिएक्टेंट की बात है तो माइनस, प्रोडक्ट की बात है तो प्लस। तो dx क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, very small quantity reacted, यहां से very small quantity reacted, और dt क्या है? very small time, और ये हमारे क्या है? ये है हमारा डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन में हम किसी समय के बिंदु पर रेट को जान सकते हैं कि इसका रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। किसी समय के क्षण विशेष पर कहिए आप कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ और 3 सेकंड बाद उसका रेट क्या है ये मेजर किया जा सकता है इसके द्वारा, लेकिन इससे फायदा बहुत नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कभी भी आपको रिएक्शन की समाप्ति का आइडिया नहीं देगा। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो प्रोडक्शन केमिकल प्लांट्स में होते हैं उनके लिए पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के बनने में कितना समय लगेगा। अगर ये मालूम नहीं है तो प्रोडक्शन सफर कर जाएगा, प्रोडक्शन आप कैसे लेंगे? तो इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रल रेट लॉ, ये हम लोग पढ़ते हैं। रेट लॉ का यहां एक ही मतलब है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ इतना ही माने रखता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंटीग्रल रेट लॉ हम लोग यहां पढ़ते हैं। तो आप जानते हो यहां हम लोग क्या लेंगे? आप यहां कुछ चीजों को मानते हैं। लेट R0 be the initial concentration, concentration of reactant, and T क्या? टाइम टेकन इन रीचिंग टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट R is the concentration of reactant,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है, समय कैसे निकाला जाता है, किसी रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, यहां से निकलेगा। तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इंटीग्रेशन जो है कैलकुलस का एक पार्ट है जो आप पढ़ते होंगे स्कूल में। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ये क्या है, ये इंटीग्रेशन वास्तव में एडिशन, एडिशन हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि भाई एडिशन है तो हम लोग सीधा जोड़ क्यों नहीं दे रहा, सुमेशन क्यों नहीं कर रहा, उसको जोड़ने में क्या परेशानी है। जैसे मान लिया हमने दिया 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 सबको जोड़िए, तो हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं। तो यहां इंटीग्रेशन में जोड़ने का क्या परेशानी है, ये कौन सा नया विधा है जोड़ने का। तो जोड़ने में यह है कि आप तभी एडिशन कर पाओगे जब आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मालूम हो। एडिशन इज कैरिड आउट व्हेन number of articles is known, number of articles is known, articles is known। जब number of articles आपको मालूम है तो आप जोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में कितने लड़कों ने क्या नंबर पाया, उसका आप सुमेशन कर सकते हो, उसका एडिशन हो सकता है, क्योंकि लड़कों की संख्या फिक्स है, वो जो नंबर पाए हैं वो फिक्स है, सबको जोड़ सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन कहां काम करता है, जहां लास्ट नंबर फिक्स ना हो। इंटीग्रेशन कहां काम करेगा, इंटीग्रेशन वर्क्स टू ऐड व्हेन number of particles is not fixed, when number of articles is not fixed, it's not fixed। ये भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स फिक्स नहीं, तब हम लोग इसको जोड़ेंगे। इसको भी जोड़ने का अपना एक तरीका। अब जैसे मैं कहूं कि ये हमारी उंगली है, यहां से लेके यहां तक कितने सेल्स इसमें, अब इसको हम जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ नहीं पाएगा सुमेशन के रास्ते, बहुत सारे सेल इसमें आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको जोड़ने का जो मेथड होगा वो इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम लोग डिफरेंशियल क्वांटिटी को जोड़ेंगे। तो डिफरेंशियल क्वांटिटी को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक बाउंड्री इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन के दो रास्ते हैं, बाउंड्री इंटीग्रेशन, बाउंड्री इंटीग्रेशन होता है, और बाउंड्री इंटीग्रेशन में लोअर एंड अपर लिमिट दिया होता है। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज गिवन, एंड अपर लिमिट इज गिवन, लिमिट इज गिवन, यह आपको दिया हुआ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दिया हुआ। ऐसे कंडीशन में हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं ले सकते। नो नीड टू टेक इंटीग्रल कांस्टेंट, नो नीड टू टेक इंटीग्रल कांस्टेंट। आप इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लोगे क्योंकि ये दोनों चीजें आपको दे दी गई। अब बाउंड्री लेस इंटीग्रेशन आपको करना है, नॉन बाउंड्री इंटीग्रेशन है। तो नॉन बाउंड्री इंटीग्रेशन जब आप करोगे, इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो यहां अपर एंड लोअर लिमिट हमको नहीं मालूम। तो अपर और लोअर लिमिट के ना मालूम होने के कारण इसमें हम इंटीग्रल कांस्टेंट लेते हैं। इंटीग्रल कांस्टेंट इज टेकन, इंटीग्रल कांस्टेंट इज टेकन, कांस्टेंट इज टेकन। इसमें आप इंटीग्रल कांस्टेंट लोगे तब आप इंटीग्रेट कर पाओ। ये तो पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्वांटिटी क्या है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उसकी जानकारी मिलनी चाहिए तभी इंटीग्रेट हो पाए। अब यहां हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये कैलकुलस है और मुझे उम्मीद ही है कि आप क्लास 11th में जब फिजिक्स पढ़ते हो तो पहले यही आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि चीजें समझ में आए फिजिक्स आपको। क्या हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल इक्वेशन हम निकालते हैं। यहाँ का डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू आर रेज टू द पावर जीरो। इसलिए हमने रेज टू द पावर जीरो दिया क्योंकि क्या है इसका ऑर्डर जीरो है इसका, फिर जीरो बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, सही इज जीरो, इसलिए इसको रेज टू द पावर जीरो। अब आप मैथमेटिकली जानते हो कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो पावर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाता है। तो हम लोग मैथमेटिकली इसको देखते हैं 10 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, ये क्या अर्थ देगा, ये 1 देगा ऑलवेज। तो इस हिसाब से यहाँ जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 1 की मिल जाएगी। तो हम लोग क्या निकाल, और देखिए ये नॉन बाउंड्री इंटीग्रेशन था इसलिए हम लोग यहाँ c लेंगे। ये क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है, इंटीग्रल सॉरी अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है रेट का, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल तो के हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आर, ये आपका जो है इससे का कोई काम नहीं करेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ के ही हम रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने के कारण इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। और यहां हमने सी लिया, सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है ये आपका। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना था, ये मुझसे गलती हो गई, इसको एक लाइन बढ़ा के लेना था। देखिए अब क्या ये वैल्यू आपका 1 आएगा तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या माइनस के। अब इसको क्रॉस कर देते हैं उस साइड तो क्या हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये हमें मिला। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी आर को इंटीग्रेट करेंगे और ये क्या होगा आपका माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ dt का करेंगे, कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि बाउंड्री हमने नहीं लगाई इसलिए c इंटीग्रल कांस्टेंट लेना है, इंटीग्रल कांस्टेंट इसी का क्लियर है। तो इंटीग्रल कांस्टेंट जब लेंगे तो dr का फुल वैल्यू क्या है, dr को मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हैं आप, r हो जाएगा ये आपका, और ये k क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, kt प्लस c, ये फुल वैल्यू हमने लिखा है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या है, r, और यहाँ dt का अंतिम वैल्यू क्या है, t है, इक्विलिब्रियम तक जाने में t टाइम लगता है। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो when t is 0, when t equals to 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन क्या था, r0 था। तो हम लिखेंगे यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमको r0 इक्वल टू c, ये वैल्यू के लिए माइनस के टी लगा हुआ, ठीक है। अब इस वैल्यू को रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में c की वैल्यू को रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप c की वैल्यू रखिए तो r इक्वल टू माइनस के टी, और यहां आ जाएगा प्लस r0, यार। अब आप इसको इधर ले जाइए और इसको इस साइड लाइए, क्या मिलेगा आपको, kt इज इक्वल टू r0 माइनस r डिवाइडेड, सिंपली इतना ही आएगा। तो t की वैल्यू आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, r0 माइनस r डिवाइडेड बाय k। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन है,
और यहां से हम किसी भी रिएक्शन के टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ के रास्ते भी सवाल बनता है। ग्राफ देने के बाद पूछा जाएगा ये बताइए ये ग्राफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ जो इक्वेशन है इसको आप देखिए ध्यान से। इक्वेशन में आपको आया t इक्वल टू r0 माइनस r डिवाइडेड बाई k, ये आपको मिला। अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट पर टाइम लेते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट पर r को लेते हैं। तो ये यहाँ 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लिया r0 हमने बनाया। अब जब ये टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इसका डाउन होगा, कम होगा, इसलिए ग्राफ नीचे की ओर बेंड करेगा। तो ग्राफ ऐसे आके यहां तक आ गया। अब ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये आप कभी भी इस ग्राफ को यहां से यहां तक नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। ये गैप बना रहेगा, और ये गैप क्यों बनता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाता है, कंप्लीट नहीं होता। तो यहां जो हमने इसको देखा तो मेंशन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हमको मालूम है क्या है, जीरो ऑर्डर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर जीरो ऑर्डर हो जाएगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर हमको जीरो ऑर्डर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाफ लाइफ को समझते हैं इसी जगह पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है ये समझते हैं। हाफ लाइफ, सॉरी लेट मी राइट इन लिटरेचर, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या कहलाता है। हाफ लाइफ मतलब वो समय जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा होता है, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। The time by which the concentration of a reaction becomes half of initial concentration का जब कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है, अगर मान लिया हमने 5 ग्राम लिया है तो टी हाफ कहाँ है 5/2, ये इसका टी हाफ होगा। तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं टी हाफ निकालते हैं। तो टी हाफ जब हम लोग निकालेंगे तो इसके पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिखते हैं, इक्वेशन देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है, तो फॉर्मूला है T इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाई K, ये आपका फॉर्मूला है। जब हम टी हाफ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा R0 माइनस R0 बाई 2 डिवाइडेड बाई K। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो टी हाफ इक्वल टू R0 बाई 2K मिल जाएगा, ये आपका रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2-3 नंबर का न्यूमेरिकल्स आएगा। बड़ा न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्यूशन से आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है, लेकिन 2 नंबर का न्यूमेरिकल इस इलाके से भी आता है। तो ये है आपका हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा, और हमारे सिलेबस में जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ना है। तो कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, आप देखिए और सब्सक्राइब द चैनल if it is looking to be fruitful to you. Thank you for watching the video.